अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। साल 2019 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले लोकसभा चुनाव का सामना जो है वो करना होगा। तो किस तरीके से लोकसभा के चुनाव हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, हरियाणा सरकार का क्या रोड मैप है, किस तरीके से अब इस आने वाले साल के लिए तैयारी कर रही है, इसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं, पिछले चुनाव में जो मुकाबला था वो एक अलग तरह का था। पीएम मोदी चेहरा बन चुके थे बीजेपी का, और उसके बाद अगर प्रदेश की राजनीति की बात करते तो यहाँ पर उस दौरान में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो वो मुद्दा था भ्रष्टाचार का। और बीजेपी जब सत्ता पर काबिज होने से पहले जनता के समक्ष जा रही थी तो उस दौरान कहा जा रहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी के कारण से भी सरकार को लगातार घेरा जा रहा था। इसके अलावा चाहे गेस्ट टीचर्स की बात हो, इसके अलावा चाहे और तमाम महकमों की बात हो, तमाम महकमों के अंदर जिस तरीके से नाराजगी लगातार बढ़ रही थी, कर्मचारी जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए थे, उस दौरान में बीजेपी सरकार ने यह वादा किया था कि जब वो सत्ता पर काबिज होंगे तो इन तमाम मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। करप्शन की बात जब आती है तो उन्होंने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा जब रोजगार की बात होती है तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को हम दूर करेंगे, ना सिर्फ सरकारी नौकरियां देकर बल्कि हम प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को उतना सशक्त बनाएंगे कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर भी निर्भर ना रहें। और जब आज सरकार के कामकाज की बात करते हैं तो 4 साल चूंकि सरकार के कामकाज को पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अब 1 साल का ही वक्त सरकार के पास में बचता है। अगले साल में चुनाव फेस करने हैं सरकार ने, और जाहिर सी बात है जब चुनाव आते हैं तो जनता भी सवाल पूछती है और ये जानना चाहती है कि आपने जनाब जो वादे किए थे, जो आपने ख्वाब दिखाए थे, जो सपने आपने दिखाए थे, आप उनको किस हद तक पूरा कर पाए हैं। तो जनता टीवी के इस कार्यक्रम 4 साल मनोहर सरकार का उद्देश्य भी यही है कि जो सवाल सीधे तौर पर आप अपने नेताओं से, आप अपने प्रदेश के मुखिया से नहीं पूछ पा रहे हैं, वो इस मंच के जरिए हम पहुंचाएं। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर, हमारे चीफ एडिटर दोनों ही आपके बिहाफ पर सवाल पूछ रहे हैं आपके नेताओं से, और आप अपने सवाल साझा कर सकते हैं। जनता टीवी जो लोग लगातार देख रहे हैं, इसके अलावा हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी वो नंबर लगातार शेयर किया है जिस पर आप लोग भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि आपके उन तमाम सवालों को हम आपके नेताओं तक जरूर पहुंचाएं। तो ऐसे प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब ये कोशिश हो रही है तो आपको भी संतुष्टि होगी, क्योंकि चैनल्स आम तौर पर जिस तरीके से लगातार कामकाज कर रहे हैं ऐसे में लोगों की नाराजगी होती है, पर जनता टीवी प्रयास कर रहा है कि जनता के सवाल जनता टीवी के इस मंच से आपके नेताओं के समक्ष पहुंचे। बिल्कुल सही कहा पूजा, और आज भी कई ऐसे सवाल होंगे जिनका सामना मुख्यमंत्री को खुद करना पड़ेगा, चाहे वो SYL का मुद्दा हो। और जिस तरीके से हालांकि परिवहन मंत्री हमारे साथ थे, उनसे जब हमारे सलाहकार संपादक जब उनसे सवाल कर रहे थे तो बड़ी सलीके से उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोडवेज कर्मचारी इन दिनों सड़कों पर हैं लगातार, हालांकि सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार ऐसा लग रहा है कि झुकने वाली नहीं है, फिर भी रोडवेज कर्मी जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आमजन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चाहे SYL का मुद्दा हो, चाहे रोडवेज कर्मियों का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना आज करना पड़ेगा। और मुद्दे से जुड़े जो सवाल हैं वो जनता टीवी के माध्यम से लोगों की जो आवाज़ है उसको उठाने की हम आज कोशिश करने वाले हैं। चलिए, कोशिशें हमारी लगातार जारी, लेकिन हमारी इन तमाम कोशिशों को सफल बनाने में हमारी इवेंट पार्टनर्स की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। उनका योगदान इतना खास रहता है कि उनके बगैर हमारे कार्यक्रम भी उस हद तक सफल नहीं हो सकते। तो हम हमारे इवेंट्स जो पार्टनर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और एक एक करके हम उनके नामों का जिक्र भी करेंगे और एक बार फिर से उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि उनका योगदान बहुत खास है। तहे दिल से शुक्रिया उनका अदा करेंगे। और हमारे आज के कार्यक्रम के को स्पॉन्सर हैं आंचल होम्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस अहम योगदान के लिए। और आज के हमारे हेल्थ पार्टनर हैं कांगड़ा हर्ब, और हमारे को स्पॉन्सर हैं PNB किचन मेट, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम भूमिका के लिए, इस अहम योगदान के लिए, इस सहयोग के लिए। और हमारे एसोसिएट पार्टनर जग्गी सिटी सेंटर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के मोमेंटो पार्टनर हैं न्यूज़ इंडिया मीडिया ग्रुप, और ये दरअसल एक ऐसा वेब पोर्टल है जो लगातार बेधड़क और अपने अंदाज के लिए जाना जा रहा है और लोगों के जहन में इस वक्त अपनी जगह बना चुका है और लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और इसके साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर पार्क प्लाजा का। जी हाँ, चूंकि पार्क प्लाजा का भी अहम योगदान है और हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो पा रहा है, इनकी भी अहम भूमिका है हम तक तमाम सुविधाएं पहुंचाने से लेकर और तमाम जो कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं। इसके अलावा आज के हमारे कार्यक्रम के प्रिंट मीडिया पार्टनर हरी भूमि, तो शुक्रिया हरी भूमि का भी।
हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके अहम योगदान के लिए। बिल्कुल, और एक बार फिर से हम साथ ही साथ एक और हमारे इवेंट पार्टनर है दिशा हैं, दिशा फॉर इंडियन फाउंडेशन एंड एजुकेशन ट्रस्ट, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इनके इस अहम योगदान के लिए। और बिल्कुल एक बार फिर से उस बात का हम जिक्र करेंगे कि आज कौन कौन से वो सवाल होंगे, कौन को किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी और इसका आकलन करना आपका काम है। आप उसका आकलन करिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो सवाल किए गए, इसके साथ ही जो तमाम मंत्री अभी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं उनसे जो भी हमने सवाल किए और किस तरीके के जवाब मिले, उसका आकलन करने का काम जो है वो आपका है। लेकिन सरकार की ओर से एक और जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है उसमें लगातार ये कहा जाता है कि आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के जो सीएम विंडो की जिस तरीके से शुरुआत की सरकार ने, उसको लेकर सरकार की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं और कहा यह जाता है कि सीएम विंडो एक ऐसी हमने योजना चलाई जिससे कहीं ना कहीं आम जनता तक सरकार की जो पहुंच है वो पहुंची है और कहीं भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत अगर किसी भी आम जन को आती है तो सीएम विंडो पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसका समाधान भी बहुत कम ही दिनों के अंदर कर दिया जाता है। हालांकि लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत से विभागों में देखा कि किस तरीके से बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है उसकी शुरुआत की गई है और इसको भी हालांकि कई बार हमने देखा है कि सराहा गया है। और देखिए, मंच पर तो लोग पहुंचेंगे ही, नेता पहुंचेंगे ही, लेकिन जोरदार तालियां जो इस वक्त हमारे सभागार में मौजूद लोग हैं, अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। आपने भी वक्त बिल्कुल, निकाला है और आप भी तालियां बजाते रहिए। तालियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब तालियां जब बजेंगी तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल जो है वो पैदा होता है और इसके साथ ही हमें भी इससे हौसला अफजाई होती है और बेहतर काम करने का मौका मिलता है। देखिए, आपका योगदान भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाने में वो चाहे हमारे तमाम मेहमान हो, हमारे इवेंट पार्टनर्स हो, उसके साथ साथ आपकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम है। जानते हैं कि थोड़ी सी बोरियत शायद अब आप लोग महसूस करें और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम शुरू हो। ऐसा ही है आप लोगों के जहन में? अपनी अपनी बातों में सहमत है? थोड़ा हाथ उठा के बोलिए कि ऐसा ही है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्यक्रम शुरू हो जाए। तो अगर आपके कुछ सहयोगी बाहर है तो उनको बोलिए कि फटाफट से उधर अपना अंदर स्थान ग्रहण कर लें और सभी लोग थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाए, क्योंकि जनता टीवी के तीखे सवाल होंगे। हमारे कंसल्टिंग एडिटर शशि रंजन जी होंगे, हमारे चीफ एडिटर हिमांशु द्विवेदी जी होंगे और सवाल पूछेंगे जनता के बिहाफ पर। जनता टीवी के इस मंच पर नेता होंगे और आप ही के अपने लोग होंगे जो आपके बिहाफ पर सवाल पूछेंगे सीधे सरकार से। देखिए, सरकार के कामकाज की अगर बात करते हैं, सरकार कोई भी हो, उम्मीदें सरकारों से बहुत ज़्यादा होती है। चूंकि आज़ादी के हम कितने ही दशक क्यों ना गुजार चुके हो, लेकिन अभी तक की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका अभाव है। लेकिन मौजूदा सरकार की बात करते हैं तो मौजूदा सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि वो तमाम मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए हमारा जो सिस्टम था पहले उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हम सिस्टम पर वार कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर खामियाँ हैं। सरकारें बदलने से कुछ नहीं होता, बदलना होता है सिस्टम को और उसी सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कह रही है सरकार। लेकिन ये बातें कितनी हकीकत हैं, बातों में कितनी सच्चाई है, ये जानने की आज हम इस मंच के जरिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नेताओं का काम है बातें कहना, मंत्रियों का काम है अपनी उपलब्धियां गिनवाना और हमेशा से ही न्यूज़ चैनल्स का काम होता है सच्चाई को सबके समक्ष रखना। तो जनता टीवी भी यही प्रयास कर रहा है कि सरकार जो दावे कर रही है या सरकार जो उपलब्धियां गिनवा रही है उन दावों में हकीकत कितनी है, जो सपने दिखाए गए थे वो सपने किस हद तक पूरे हो पाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी हम उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं क्या जनता आपकी बातों से इत्तेफाक रखती है। और जनता ये हमें कैसे बताएगी? ये बताएगी जनता हमें अपने कमेंट शेयर करके। जनता बताएगी हमें, जो नंबर हमने दिया है टीवी स्क्रीन पर, आप उस पर अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। आप वो सवाल भेजेंगे और वो सवाल सीधे मंच तक पहुंचेंगे और मंच से आपके नेताओं तक और नेताओं से मिलेगा आपको जवाब। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आपने कहा कि इस सरकार से उम्मीदें ज़्यादा हैं, उम्मीदें ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी साल 2014 में पूजा, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, वो भी अपने बूते बीजेपी ने बनाने का काम किया। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर भी उस वक्त कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनसे अगर पूछा जाता है तो अभी भी यही कहते हैं कि मोदी लहर में किसी तरह की कमी ना अब है ना पहले थी। जो लहर पहले थी साल 2014 में, वही लहर अब भी नज़र आ रही है। और इसी के बूते कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये कहा जाता है कि मनोहर सरकार ने जो पिछले 4 साल में काम किए हैं, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धि हैं केंद्र में, उनके बूते ही एक बार फिर से हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे और इसका हमें 100% भरोसा भी है। सवाल यहाँ पर आकर ये खड़ा हो जाता है कि जो आने वाला साल है उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है,
क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। जिस तरीके से जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो सरकार उसके लिए कैसे तैयार है, क्योंकि अब हालांकि सरकार जो है वो चुनावी मोड में अब धीरे धीरे नज़र आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से रैलियां जो की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अगर देखा जाए तो पिछले दिनों 2 बार जो है वो आ चुके हैं प्रदेश में, उन्होंने रैली की है और उसके ज़रिए कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि साल 2019 का चुनावी शंखनाद जो है वो बीजेपी की ओर से फूंक दिया गया है। तो सवाल बहुत सारे हैं और उन्हीं सवालों का हम जवाब चाहते हैं और यही वजह है कि 4 साल मनोहर सरकार का ये खास कार्यक्रम जो हमारा है, आज इसके ज़रिए हम जानने की ये कोशिश करेंगे जनता के मन में जो चल रहा है, जनता के मन में जो सवाल आज उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों का हम जवाब आप चाहते हैं। और यही वजह है कि चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो जिस तरीके से, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो सीधा लाइव जनता टीवी पर दिखाया भी जा रहा है, तो हमारी इसके ज़रिए कोशिश यही है कि जनता की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचे, सरकार के जो मंत्री हैं वो उन तक पहुँचे और सरकार के मंत्री अपने अपने विभाग के हिसाब से जनता की आवाज़ को सुनते हुए उस काम को आगे बढ़ाएं। और यही कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है और इसी कोशिश में लगातार हम लगे हुए हैं। देखिए, अगले सेशन में जो अब हमारा सेशन शुरू हो रहा है उसके अंदर प्रदेश के 4 मंत्री होंगे। हमारे साथ में होंगे उद्योग मंत्री विपुल गोयल, हमारे साथ में होंगे जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे साथ ही साथ अब फिलहाल जो आगे जुड़ने वाले हैं उनमें 2 नाम और भी हैं। पहले एक बार जरा टीम हमारी तैयार हो जाए फटाफट से, उनको एक बार गुजारिश है। पीडब्ल्यू मिनिस्टर राव नरबीर भी हमारे साथ में होंगे। तो 4 मंत्री होंगे हमारे साथ इस सेशन में। नायब सिंह सैनी होंगे, बनवारी लाल होंगे, इसके अलावा विपुल गोयल होंगे और राव नरबीर सिंह होंगे। 4 मिनिस्टर्स हमारे इस अगले सेशन में। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, बस कुछ ही देर का इंतजार अब आप लोगों को और करना है और तीखे सवाल भी तैयार हो चुके हैं हम। चलिए, तैयारियां अब लगभग अगले सेशन की पूरी हो चुकी हैं। हमारी आईटी टीम रेडी है क्या सर? ऑल रेडी? हमारी टेक्निकल टीम रेडी है, हमारे कैमरा पर्सन, हमारी कैमरा टीम सब रेडी हैं। चलिए, और आप लोग रेडी हैं क्या? तालियां हो जाए एक बार अपने लिए। चलिए, सब रेडी हैं, बस मंत्री महोदय भी बीच हमारे पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में सभागार में उनकी एंट्री हो रही है। अगले सत्र की तैयारियां हो रही हैं और देखिए, तमाम नेताओं को फिर से आप सवालों का सामना करना होगा। अभी तक इस सभागार के अंदर पहुंचे कृष्णलाल पवार, पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर, पहुंचे, सवालों का सामना किया। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सवालों का सामना किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने, क्योंकि जब पिछली बार की बात करते हैं उस दौरान में प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा थे जो अब फिलहाल मंत्री हैं, तब उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी चुनाव की, और इस बार सुभाष बराला के कंधों पर जिम्मेदारी है चुनाव की। चूंकि और चलिए, इस बीच सभागार में एंट्री हो चुकी है उद्योग मंत्री विपुल गोयल की, नायब सिंह सैनी की, बनवारी लाल जी की और पीडब्ल्यू मिनिस्टर राव नरबीर सिंह। चारों ही मंत्री इस वक्त सभागार में मौजूद है। जोरदार तालियां एक बार हो जाए हमारे चारों मंत्रियों के लिए। स्वागत जरा जोरदार होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अंदर मेहमानों का जब आगमन होता है तो जिस तरह हमारा दिल और हमारा चित्त सब प्रसन्न होता है, तो वही महसूस अब भी होना चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ में महसूस कराइए कि आप लोग तैयार हैं अपनी सरकार से सवाल पूछने के लिए। और चलिए, अब हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी और दीपक ओड़ा जी से कि वो मंच पर आएं। सर प्लीज। चलिए, कंसल्टिंग एडिटर शशि रंजन जी से गुजारिश है हमारी कि वो मंच पर आएं और सीईओ दीपक अरोड़ा जी से गुजारिश है कि वो मंच पर आएं। और एक एक करके हम अपने तमाम मंत्रियों को भी मंच पर बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले गुजारिश मैं करना चाहूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप डबास जी से कि वो प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी को मंच पर लेकर आए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए विपुल गोयल जी के लिए। तालियों का सिलसिला देखिए नहीं थमना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने आपके लिए वक्त निकाला है, तो वही जोश हमारे अंदर भी नजर आना चाहिए, क्योंकि जैसा जोश आप दिखाएंगे वैसे ही सवाल यहाँ पर और तीखे हो जाएंगे और जवाब तो देखिए मंत्री जी जाने क्या देंगे। तो जोरदार तालियां एक बार। और हमारे इनपुट एडिटर अमित शुक्ला जी से गुजारिश है कि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरबीर सिंह जी को भी मंच पर लेकर आए। तो जोरदार तालियां एक बार राव नरबीर सिंह जी के लिए भी। सर ने दावा किया है कि सड़कें बन गई हरियाणा के अंदर, तो सवाल पूछेंगे, तालियां जोरदार होनी चाहिए भाई। और गुजारिश मेरी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर से ही कि वो नायब सिंह सैनी जी को भी मंच पर लेकर आए। जोरदार तालियां एक बार नायब सिंह सैनी जी के लिए भी।
और मंच पर इस वक्त हमारे 3 मंत्री मौजूद हैं। बनवारी लाल जी को भी जल्दी बुलाएंगे मंच पर। फिलहाल जो तीनों मंत्री हमारे मंच पर मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी का जो सियासी सफर अब तक रहा है। लेकिन उससे पहले हम जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे। और सर अब प्लीज। एक एक करके हमारे तमाम मंत्रियों का सियासी सफर कैसा रहा है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा है वो जरा आप एक बार देखिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल प्रदेश का पर्यावरण, उद्योग और वाणिज्य, साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। समाज सेवी के तौर पर भी विपुल गोयल जाने जाते हैं। अपनी नवचेतना ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा के तौर पर भी विपुल गोयल ने जनहित में कई काम किए हैं। साथ ही 2014 में मनोहर सरकार के गठन के बाद विपुल गोयल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया है। विपुल गोयल का जन्म 25 अप्रैल 1972 को हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने। फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस के आनंद कौशिक को हराया। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में आए विपुल गोयल ने अपनी योग्यता और कार्यकुशलता से अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन किया और प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया। हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तरी भारत में पहले और देश में तीसरे नंबर पर पहुंचा। निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा देश में 5वें स्थान पर पहुंचा। उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 लागू हुई। उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए HEPC का गठन किया गया। 22,642 सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाए गए, जिसमें 3,94,556 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश हुआ और 1,44,629 लोगों को रोजगार मिला। कुल 182 मध्यम और बड़े उद्योग लगाए गए, जिनमें 4,771.46 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश हुआ और 22,461 लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी गई जमीन खरीद के लिए ई-भूमि वेब पोर्टल शुरू किया गया। मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत 2 फूड पार्क सोनीपत में और IMT रोहतक में स्थापित किए जा रहे हैं और इसी तरह के कई विकास कार्य कर विपुल गोयल ने मनोहर सरकार के बीते 4 साल की उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं विपुल गोयल जी के लिए, जो अभी तक उनकी अचीवमेंट्स रही हैं। क्योंकि उनके कार्यकाल में जिस तरह से लगातार चाहे ई पोर्टल की शुरुआत की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट करने की बात हो, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है किसी भी सरकार के लिए। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां विपुल गोयल जी के लिए। बिल्कुल। और अब PWD मंत्री राव नरवीर सिंह, उनका किस तरीके का सियासी सफर रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। राव नरवीर सिंह हरियाणा की मौजूदा सरकार में PWD, वन, सिविल एविएशन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया है। 2014 में बादशाहपुर सीट से राव नरवीर सिंह जीत कर आए। 2014 में मिली जीत और बीजेपी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे राव नरवीर सिंह ने अपने सभी विभागों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हिसार में प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बना। देश की पहली अंतर जिला परिषद का गठन किया गया। स्मार्ट गांव बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया। ITU 1,732 ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए। देश में पहली बार 7 स्टार इंद्रधनुष योजना के तहत प्रदेश के 1,244 गांवों को स्टार रेटिंग दी गई। 10,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई। साथ ही
10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए महाग्राम विकास योजना शुरू की गई। मनोहर सरकार के 4 साल के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों और सक्रिय भूमिका से न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को बढ़ाया, साथ ही हरियाणा की आवाम को विकास की एक नई तस्वीर भी पेश की। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं राव नरवीर सिंह जी के लिए भी। जरा तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जोरदार तालियां अभी होंगी उतने ही तीखे सवाल बाद में होंगे। एक बार फिर से तालियां। और चलिए अब हमारे इस वक्त मंच पर मौजूद है अगले मंत्री नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी जी का अभी तक का सियासी सफर कैसा रहा है वो भी एक बार जान लेते हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार में श्रम एवं रोजगार और खान एवं भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा की नारायणगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की और यहीं से नायब सैनी के जीवन में एक नया मोड़ आया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आरएसएस के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद कठिन परिश्रम करते रहे। नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को हुआ। नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की। नायब सैनी अपनी कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं। नायब सैनी की जनता के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। विधायक बनने के बाद इन्हें मनोहर सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। नायब सिंह सैनी मिलनसार होने के साथ साथ जनता के बीच जाकर उनसे सीधी बात करते हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के दौरान सक्षम युवा रोजगार योजना के जरिए रोजगार दिया। बेरोजगार परिवार के सदस्यों को रोजगार में प्राथमिकता दी गई। निजी और सरकारी क्षेत्र में नियुक्त स्नातकोत्तर युवाओं को 12,000 रुपए और स्नातक युवाओं को 10,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जा रहा है। सक्षम युवाओं के लिए 100 घंटे का कार्य सुनिश्चित किया गया है। अपनी कार्यकुशलता के साथ साथ मेहनत और लगन से काम करते हुए राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी अलग पहचान बनाई। बिल्कुल, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और अब एक नजर डालेंगे जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल जी के सियासी सफर पर। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि बावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर एसएमओ कार्यरत रह चुके हैं, वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। डॉक्टर बनवारी लाल साल 2014 के विधानसभा चुनावों में पहली बार विधायक चुने गए। सरकारी सेवा में होने के कारण डॉक्टर बनवारी लाल का पिछला कोई राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं। बावल से पहली बार चुनाव जीत कर आए डॉक्टर बनवारी लाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें हरियाणा की मनोहर सरकार में अवसर दिया गया। शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी की सुविधा और सुधार हुआ। ब्रॉड कंपनी से अर्जित आय से बनाई प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश दिए गए। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अपनी कार्यकुशलता और अपने जनहित में लिए फैसलों और उनके क्रियान्वयन से साबित किया कि सरकार की इच्छा शक्ति से प्रदेश के विकास को एक नए आयाम तक लेकर जाना मुश्किल नहीं। और बीते 4 साल की मनोहर सरकार के कार्यकाल में बनवारी लाल का काम भी सराहनीय रहा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बनवारी लाल जी के लिए भी। देखिए, मंत्रियों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनका अपना महकमे के साथ साथ सरकार की छवि को बनाए रखना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। और अब जब चुनाव की नजदीकियां हो तो और भी ज्यादा मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो थोड़ी सी और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां पर तो आप अगर थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश भी करते हैं तो वहां पर पत्रकार जन छोड़ते नहीं। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से?
रखते हैं इत्तेफाक इस बात से कि पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना जब मंत्री को करना पड़े तो अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है। तो तालियां हो जाए हमारे पत्रकारों के लिए भी एक बार, और अपने लिए भी, क्योंकि आप दर्शक हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। और अब हम स्वागत करेंगे हमारे जो इस वक्त 4 मंत्री मंच पर मौजूद हैं, और उनके स्वागत के लिए मैं मंच पर एक बार हमारे सीईओ दीपक अरोड़ा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आप लोग भी मंच पर आएँ और एक एक करके हमारे जो तमाम मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं उनका आप लोग स्वागत करें। शशि रंजन जी ऑलरेडी मंच पर मौजूद हैं। सर आप तीनों से एक गुजारिश है कि सबसे पहले विपुल गोयल जी को आप लोग उनको बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं मंच पर हमारे सीनियर मार्केटिंग मैनेजर सुनील गुलाटी जी को भी बुलाना चाहूंगी स्वागत के लिए हमारे मेहमानों के, और साथ ही साथ जीएमसीएस मार्केटिंग हमारे विकास मलान जी, उनको भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप दोनों भी मंच पर आए हमारे मेहमानों के स्वागत के लिए। और आप सभी से गुजारिश है कि अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर सिंह जी का भी आप बुके देकर स्वागत करें। और आप तीनों से ही गुजारिश है हमारी कि आप रणबीर सिंह जी का भी बुके देकर स्वागत करें। नायर सिंह सैनी जी का भी स्वागत करें, आपसे गुजारिश है हमारी। और साथ ही साथ गुजारिश हमारी कि आप सभी लोग, तो चलिए अब सत्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और इस बार के सत्र में जो सवालों का सामना करना होगा वो हमारे चारों मंत्री हैं और सवाल पूछेंगे हमारे कंसल्टिंग एडिटर शशि रंजन जी। तो नाउ इट्स ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में वोटर का काम सिर्फ वोट देना ही नहीं है, बल्कि जो सरकार बनती है वो हमारी और आपकी सरकार है, और लगातार सरकार पर नज़र रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वोट देना। हरियाणा में सरकार 4 साल 26 तारीख को उसके 4 साल पूरे हो गए, और आखिरी यानी कि 5वां साल शुरू, इम्तिहान की घड़ी है। और ऐसे मौके पर रिपोर्ट कार्ड अगर सरकार पेश करे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जनता टीवी के इस मंच पर इस वक्त इस सेशन में 4 खास मंत्री हरियाणा सरकार के मौजूद हैं। आपका तारुफ सबों से हो चुका है। बेहतर ये होगा कि जो आपके सवाल हमारे पास आए हुए हैं वो हम उनसे पूछें। इससे पहले चारों मंत्री जो इस वक्त हमारे मंच पर इस सेशन में मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश करूं कि बहुत ही संक्षेप में अगर आप चारों से ये एक सवाल करूं और एक एक करके आप अगर जवाब दे पाएं कि 4 साल हो गए, लोगों ने वोट दिया, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और आप सरकार में शामिल हैं, उस सरकार का हिस्सा हैं। 5वां साल यानी कि फिर से लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद आपको एक परीक्षा देनी होती है। ऐसा क्या किया आपने अपने महकमे में कि जनता ये कहे कि दोबारा इस सरकार को चुन लिया जाए? विपुल गोयल जी, आपसे ही शुरू करूं। नमस्कार, धन्यवाद करता हूं जनता टीवी का इस कॉन्क्लेव के लिए। लेकिन जो आपने ये सवाल किया कि 4 साल के अंदर हम बताएं, तो मैं समझता हूं आप लोग भी और जनता भी अच्छे तरीके से जानती है, और पूरे देश का जो एक एनालिसिस सिस्टम है वो भी, उसने भी हरियाणा सरकार की बहुत सारी उपलब्धियों का, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जितनी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी से विभिन्न नीतियों के ऊपर मिली है, और मैं अपने डिपार्टमेंट से शुरू करूं तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, किसी भी औद्योगिक वातावरण को नापने का जो पैमाना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि आप समझते हैं कि किसी प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश का और इंटरनेशनल एजेंसीज मिलकर इसे करती हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कि जो हम 14वें स्थान पर थे, पिछले साल हम 6ठे स्थान पर आए, और इस साल हम नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 और तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पे 0.3-0.25 के मार्जिन से है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे परिवर्तन हमने औद्योगिक विभाग के अंदर किए, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की बात हो, चाहे लोगों को अंडर वन रूफ क्लियरेंसेस देने की बात हो, और तो और सरकार ने पहली बार समाधान के तौर पर लोगों के बीच, इंडस्ट्रीज़ के बीच उनकी समस्याओं को सुनने के लिए गए और उनका तुरंत मौके पर ही निवारण करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने किया। और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना,
नई नई इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए रोज़गार, क्योंकि इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा साधन है किसी भी प्रदेश में रोज़गार लाने का। तो रोज़गार लाने के साथ साथ आगे जो फ्यूचरिस्टिक एक लंबी लकीर जो हमने खींची है कि आने वाले सालों में भी लाखों लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, और लाखों युवाओं को रोज़गार मिल चुका है। उसके अलावा आने वाला भविष्य जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे, बगैर पढ़े लिखे, बुज़ुर्ग, नौजवान, हर किसी के लिए जो हमने स्किल डेवलपमेंट का एक खाका खींचा है कि सबको दक्ष करने की बात की है, और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी बनाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट एक दूसरे के अपोजिट हुआ है, लेकिन पहली बार इस सरकार के अंदर हुआ है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ग्रीन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। आज पोल्यूशन के मामले में, इन्वायरमेंट के मामले में इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूनिट्स नए नए आ रहे हैं। जितने भी हमने MOUs किए हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो इंडस्ट्रीज़ के किए हैं। इसके अलावा अप्रेंटिस की बातें अगर मैं गिनाने लगूं तो घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं किसी भी चीज़ को नापने के लिए जी मुझे चार महत्वपूर्ण चार साल है, मौका भी 4 साल का, 4 महत्वपूर्ण सवाल बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मैं पहले आप लोगों से ही जानना चाहता हूँ। देखिए 4 महत्वपूर्ण, मैं तो अपने डिपार्टमेंट की 4 महत्वपूर्ण जी बता आप देता हूं। अपने डिपार्टमेंट, मैं तो कह रहा हूँ ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमने की। अंडर वन रूफ क्लियरेंसेस जो हमने की, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत पहली बार हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट किया, ग्लोबल हरियाणा सबमिट किया। तो इतनी सारी अचीवमेंट है हमारी 4, क्या हम 40 गिनवा सकते हैं कि जो हमने ठीक है सर, जगह जगह पर किया। मैं आता हूँ रॉ नरवीर जी, डिपार्टमेंट आपके पास भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा भी कहा जाता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के बड़े ब्लू आइड बॉय हैं आप। 4 साल में सर 4 काम बता दीजिए। सबसे पहला काम तो मैं सरकार का बताता हूं कि इस भाजपा की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। जी कोई भी सरकार इस 52 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, व्यवस्था परिवर्तन का काम नहीं कर पाई जो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है कि नौकरियों में पारदर्शिता, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी दी। चूंकि हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि मिनिस्टर्स हैं, उनका अपना एक कंसर्न मंत्रालय है, तो मंत्रालय से संबंधित अगर 4 पुख्ता काम, क्योंकि मंत्रालय तो कई हैं आपके पास। मेरे पास PWD B&R विभाग है जी। मैं 2-3 उपलब्धियां बताता हूं कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को जी, तो और हरियाणा, ये जो माइक है सर, इसको समझिए ये जनता है, अब चुनाव का भी वक्त करीब है, इसको दिल से और मुंह से जितना करीब रखेंगे सर, आवाज उतना ज्यादा बुलंद होकर जाएगी। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 4 नेशनल हाईवे थे जी। 48 साल तक, 2014 तक 11 नए नेशनल हाईवे बने, यानी टोटल 2014 तक 15 नेशनल हाईवे। हमारे 4 साल के शासन में 15 हमने नए बनाए, 48 साल में 4 और 4 साल में 15 नेशनल हाईवे। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ROB 2014 तक 64 बने थे हरियाणा में, ROB RUB। इस सरकार में 33 बन के तैयार हो चुके, 38 पे काम चल रहा है जो 31 मार्च 2019 तक बन के तैयार हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तकरीबन 60 नए नेशनल हाईवे ROB शुरू कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। दूसरा, सड़क PWD B&R में है तकरीबन 26,000 किलोमीटर। हमने 17,000 किलोमीटर सड़कों की रिपेयर की, 4,000 किलोमीटर सड़कें चौड़ी करी हैं, और ये फैसला किया B&R ने, अब जो 12 फुट की सड़कें थे जितनी भी अब रिपेयर होंगी जी। सारी की सारी 18 फुट की बनेंगी। और सबसे बड़ा काम जो किया हमने निष्पक्षता के आधार पर, कि आम आदमी जो रोहतक, झज्जर या भिवानी से ताल्लुक रखता हो, पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, जो हमारी सरकार आने तक यदि हम रोहतक से भिवानी जाते थे तो जैसे ही कलानौर क्रॉस करते थे तो कलानौर तक 4 लाइन सड़कें, बीच में बढ़िया लाइट, और जैसे ही भिवानी जीरा शुरू होता था 4 लाइन से 2 लाइन 1.5 2 फुट के गड्ढे। ऐसा लगता था जैसे हिंदुस्तान में से पाकिस्तान में एंट्री होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निष्पक्षता के आधार पर, आज कहीं भी एक भी आदमी ये नहीं सकता कि हमारी सड़क खराब है या फला जिले के साथ पक्षपात है। उदाहरण के तौर पर 3 ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, सिरसा जिला, पलवल जिला, मेवा जिला। उतने ही काम वहाँ PWD B&R ने सड़कें बनाई जितनी मेरी विधानसभा में या भाई विपुल गोयल की या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सड़कें में। निष्पक्षता के आधार पर मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर B&R ने काम किया। जी,
मैं एक और बात राव नरवीर सिंह की बताना चाहूँगा, जो बहुत बड़े अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं। एक प्रदेश का सबसे पहला जो डोमेस्टिक जो हवाई अड्डा वो बनाने का काम किया हिसार के अंदर, डोमेस्टिक एयरलाइंस, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 52 साल के अंदर हिसार के अंदर हवाई पट्टी थी, 4000 से 9000 फुट बनाने का काम, और करनाल के अंदर दूसरा हवाई अड्डा जो कि इसे अगले 1 साल के अंदर बनाने जा रहे हैं, वो भी राव नरवीर सिंह की अचीवमेंट है। और बहुत सारी अचीवमेंट है, इसलिए कितने कितने एक मिनिस्टर बोले जी। ये तो पड़ोस में भी हैं आप लोग, गुड़गांव फरीदाबाद तो बहुत दूर भाई हैं, मेरा पड़ोस छोटा में भाई हैं। है। दूर नहीं है। देखिए मेरा छोटा भाई, इसका पूरा अधिकार सब बात बता रहे हैं। मतलब आप पे नजर रखते हैं कड़ी। कहने का मतलब ये कि आप कहीं भी भूल गए तो तुरंत सपोर्ट में आ जाएंगे। बहुत सारे काम किए ना, अब कितने याद रखेंगे, कितने काम करेंगे। मेरी आदत प्रचार करने की कम है जी। नायब सैनी जी, बहुत संक्षेप में सवाल जवाब का सिलसिला इसके बाद शुरू कर लेंगे। बहुत संक्षेप में 4 साल हुए हैं, 4 काम बता दीजिए कि दोबारा आपको और आपकी सरकार की वापसी जनता कर सके। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जनता टीवी का कि जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं वो सीधा सीधा जनता से हम शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद है। आज महर्षि वाल्मीकि का प्रकाशोत्सव है, उसकी भी मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से। और जो विभागों की अचीवमेंट्स इन 4 वर्षों के अंदर हमने जो कार्य किया है अपने विभाग के अंदर, जो आज तक श्रम विभाग के बारे में नीचे जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था उन लोगों को ही मालूम नहीं था कि श्रम विभाग से कितनी योजनाओं का लाभ उनके वेलफेयर के लिए खर्च होता है, वो अनजान थे। हमने आकर के उनके बीच में जागरूकता पैदा की और एक बहुत बड़ा अंतर उसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि पिछला जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा, हमने कहा कि उसमें कितना उनके वेलफेयर के लिए खर्च किया गया, तो मात्र 28 करोड़ रुपया उनके वेलफेयर के लिए 2014 से पीछे खर्च किया गया। और हमने आकर के इन 4 वर्षों में 513 करोड़ रुपया उन श्रमिकों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए था, जिससे वो वंचित थे। आज उनके अंदर एक बहुत बड़ा इस बात का संतोष है कि सरकार कहीं ना कहीं सीधा सीधा हमारे साथ जुड़ रही है। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो सेंट्रल हॉल के अंदर जब उन्होंने पहला भाषण अपना दिया तो उसके अंदर ये बात कही थी कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और वो सारी की सारी योजनाएं आज उस व्यक्ति को सीधा सीधा हमारी सरकार लाभ दे रही है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि हमने सक्षम युवा के माध्यम से अपनी वेबसाइट लॉन्च की, और उसके हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी ये बात कही थी कि हम युवाओं को, जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा है उसको 9,000 रुपये, ग्रेजुएट को 7,500 रुपये देने का काम करेंगे। और मुझे ये खुशी है कि हमने आकर के जब वो 1 नवंबर 2017 को इस वेबसाइट को 16 को इस वेबसाइट को लॉन्च किया, तो उसके बाद हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट युवा को कहा कि आप हमारी वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड कीजिए, और जितना भी युवा ने रजिस्टर्ड किया तो हमने उन्हें 100 घंटे काम के बदले 9,000 रुपये देने का काम हमने किया है। इसका युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा फीडबैक इस बात का युवाओं के बीच से आता है, जिसका उनको बहुत बड़ा लाभ आज मिल रहा है कि जो युवा घर में फ्री बैठा रहता था और वो कोई काम नहीं करता था, कई बार व्यक्ति जब फ्री होता है तो कोई गलत रास्ते पे भी चला जाता है, परंतु जब 100 घंटे काम के बदले उनको काम देना शुरू किया तो व्यक्ति बिजी हुआ। तो हमने कहा कि जब तक उसको अपना वो कार्य नहीं कर लेता या उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। हमने उसके अंदर कुछ इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बनवारी लाल जी, आपकी बारी है। 4 साल 4 काम, और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, अभी जैसे कि बताया कि हमारी जो सरकार की एक खास बात है कि सबका साथ सबका विकास, और जो पहले वाली सरकारें एक खास हल्के में ही काम करती थी, लेकिन आज ये सरकार 90 के 90 हल्कों में बराबर विकास करवा रही है। दूसरा, बिना भेदभाव के काम हो रहा है। आप अपने डिपार्टमेंट से सर 4 काम बता दीजिए। हमारे डिपार्टमेंट में
जो पब्लिक हेल्थ का है, इसमें पानी की जो हमारा दक्षिणी हरियाणा का जो एरिया था उसमें पहले काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन अब पूरी हरियाणा में हमने 164 कनाल बेस स्कीम्स के तहत वाटर वर्क्स बनाए और 96 हमने ट्यूबवेल बेस वाटर वर्क्स बनाए और 484 हमने बूस्टिंग स्टेशन बनाए और 5250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई है। और जो हमारा जो सीवरेज का है उसमें 56 हमने एसटीपीज बनाए और 17 पे काम चल रहा है और 3 अभी और अंडर प्रपोजल हैं, उनका भी हम जल्दी एस्टिमेट बना के उन पर भी काम शुरू करेंगे। इसी तरह जो हमारा स्टॉर्म वाटर का भी काम है उसमें भी हम काम कर रहे हैं और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, जैसे बरसात के टाइम में कोई दिक्कत आती है, तुरंत प्रभाव से हमने जनरेटर सेट लगाए और कोई भी दिक्कत जल भराव वगैरह हल्के में ना हो तो उसका ध्यान रखा जाता है। और एक विभाग और भी है मेरे पास, रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर भी हमने एक रूफ टॉप सोलर पॉलिसी बनाई 2016 में और उसमें हमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। और हम किसानों के लिए भी जो सोलर ट्यूबवेल की 700 तो हमने पहले दे चुके हैं जिसमें 90% सब्सिडी थी और 2300 अभी और दे रहे हैं जिसमें 75% सब्सिडी होगी। और उसके अलावा भी हम 50,000 सोलर ट्यूबवेल और लगा रहे हैं जो 75% सब्सिडी सरकार देगी और उसमें किसानों को ये फ़ायदा होगा कि भाई वो अपना कभी दिन में काम कर सकते हैं, रात को बिजली का इंतज़ार ना करना पड़े और ये ग्रिड कनेक्टेड होंगे ताकि अपनी बिजली अगर ज़्यादा हो तो वो बेच भी सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला राउंड था जिसमें हमने आपको ये मौका दिया कि आप अपने डिपार्टमेंट का काम बताएं। विपुल गोयल जी, आपसे शुरू करना चाहते हैं। आपने ईज़ ऑफ बिजनेस और डूइंग बिजनेस, तमाम तरह इन्वेस्टमेंट सब की बात की। बहुत सारे लोग लिखते हैं, लगातार हम जनता टीवी पे चला रहे हैं कि आप सवाल कीजिए और आपके सवाल सुबह से व्हाट्सएप पे ये सवाल आ रहे हैं। कई लोगों ने ये लिखा है कि आप विपुल गोयल जी से ज़रूर पूछिएगा कि उनके पास जो महकमा है इंडस्ट्रीज़ का, वो महकमा है जो दुरुस्त हो जाए तो बेरोज़गारी बहुत हद तक दूर हो सकती है। लेकिन साथ साथ उनसे ये पूछिएगा कि कोई इंडस्ट्री कैसे लगाएगा सर जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या है। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की बात की तो मैं इंडस्ट्री से बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का इंडस्ट्री पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं कहते कि हमें पीछे कई मंचों से ये सब बात आती रही है, लेकिन हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर पहले की बनस्पत बेटर हुआ है। रही बात कि पारदर्शिता ज़रूर आ गई है, पहले लोगों के जो FIRs थे वो लिखे नहीं जाते थे, आज लिखे जाते हैं और वो सॉल्व होते हैं और उन पर काम होता है। और रही इंडस्ट्रियल लॉ एंड ऑर्डर की बात, कहते हैं ना इंस्पेक्टरी राज, वो ख़त्म करने का काम किया है तो हमने किया है। आपने देखा होगा कि आज कोई भी सरकारी महकमे का इंस्पेक्टर किसी इंडस्ट्री के अंदर बगैर HOD की परमिशन के 48 घंटे के नोटिस के बगैर नहीं जा सकता। सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम की सराहना देश की सरकार ने भी हरियाणा की है। और उसके अलावा लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, 70 से ज़्यादा NOCs कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हम लोगों ने समायोजित किए हैं। एक ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा 45 दिन के अंदर, वो डीम टू बी क्लियरेंस अगर नहीं होंगी तो उन्हें क्लियरेंस क्लियर्ड माना जाएगा, बल्कि 30 दिन के अंदर ही हम देते हैं। और उसका मैं आपको पैमाना बताता हूँ, 38,900 से ज़्यादा आज तक NOCs मेरे विभाग के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर आई हैं। सिर्फ 57 ऐसी NOCs हैं जिन्हें डीम टू बी क्लियरेंस 45 दिन के बाद हुई है, अदरवाइज 30 दिन के अंदर हमने करके और लोगों तक दे दिया। किस तरीके से कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात, लॉ एंड ऑर्डर तो बेहतरीन नहीं बेहतरीन हुआ है, बेहतर नहीं बेहतरीन हुआ है। जी, ये वो सवाल हैं सर जो जनता जनार्दन के जहन में हैं और जो हम तक व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रहे हैं। कुछ सवाल वैसे भी रहेंगे जो आपसे कहते हैं ना सर, पॉलिटिक्स में बेइंतहा इश्क, कुछ बेइंतहा इश्क तो पार्टी के अंदर होता है, कुछ बेइंतहा इश्क बाहर होता है। तो पार्टी के अंदर वाला की तो उसकी चर्चा आज ना करें क्योंकि आज तो रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। ये बाहर वाले जो कहते हैं, ये देखिए, मैं जब कहता हूँ अंदर वाले पे चर्चा ना करें तो विपुल गोयल जी बड़ा हल्के से मुस्कुरा देते हैं। बहरहाल वो उसका मौका बाद में आएगा। ये बाहर वाले कहते हैं कि आप बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, MOU साइन हो जाते हैं, हम भी खबरें चलाते हैं, धरातल पर क्या हुआ सर? देखिए, MOUs की बात मैं कहता हूँ कि 494 MOUs टिल डेट आज तक हुए हैं
उसमें से 177 MOUs धरातल पर आए। आप पूरे देश का खाका मंगा लीजिए, अगर इतने MOUs किसी सरकार ने धरातल पर लाए हो तो जो आप कहेंगे वो हम मान लेंगे। इतनी परसेंटेज का काम जो हमने किया, हमने बातें नहीं की है, हमने धरातल पर लाने का काम किया है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो कि पूर्व की सरकार सिर्फ बिचौलियों की इंतज़ार करती थी कि इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने आए, 2-4 हज़ार रुपये का मार्जिन खाए और आके बेच दे, इसको बंद करके 1119 प्लॉट आज तक HSIDC के टिल डेट, जिस पर कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, ऑनलाइन हमने लोगों को अलॉट कर दिए और 700 का प्रोसेस चल रहा है जो अगले 15 दिन के अंदर अलॉट हो जाएंगे। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का खाका खींचने का काम हमारी सरकार ने किया है। ठीक है, ये पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया से जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके भी सवाल आए हैं, मैं उस पर आता हूं। लेकिन जरा रॉ नरवीर जी की तरफ बढ़े। आपके एक पुराने मित्र हैं, पहले मंत्री रहे हैं सतपाल सांगवान जी, वो कार्यक्रम इस वक्त देख रहे हैं और मैंने आपको बताया कि वो नंबर चल रहा है लगातार, इस वक्त भी लोग सवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, आपके पुराने मित्र, अब भी मित्र होंगे ये शायद, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, उन्होंने कहा कि जरा रॉ नरवीर जी से अभी तुरंत के तुरंत पूछ लीजिए। वो कह रहे थे सड़कें बहुत चकाचक बनी हैं, चरखी दादरी से बाड्रा की ओर जाने वाली सड़क इतनी बदहाल क्यों है? क्या वजह है कि नरवीर जी उस पर नजर इनायत उनकी हो नहीं रही हैं? नहीं, इस बात का मेरे को ऐसी जानकारी नहीं कि ज़्यादा खराब है। और मैं सतपाल सांगवान जी ने मेरे से सवाल किया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ उसका 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाए। जी, क्या मतलब काम शुरू हो गया है? 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। एक इसी से जुड़ा हुआ देखिए, पहले भी एक सवाल आ चुका है। लोग कहते हैं कि पहले ही लोगों को था, वो कह रहे हैं कि हरियाणा के हाईवेज तो चकाचक हैं। नरवीर जी से यानी मंत्री जी से जरूर पूछिएगा कि वो सड़कें जो NHAI के अंदर आती हैं वो तो चकाचक हैं, लेकिन रॉ साहब को जरूर ये बोलिएगा कि जो शहरों और गांव की जो कनेक्टिंग सड़कें हैं उनकी स्थिति कई बार बहुत अच्छी नहीं है और बहुत सारे इलाकों में अच्छी नहीं है। मंत्री जी अगर चाहेंगे तो हम उसका वीडियो भी उनको भेज सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँ, हरियाणा में 5 एजेंसियां हैं जो सड़कें बनाती हैं। आम आदमी ये कहता है कि PWD की सब सड़कें, उनको ज्ञान नहीं कि हरियाणा में छोटी जो रोड है, कनेक्टिंग रोड, वे मार्केटिंग बोर्ड बनाता है। PWD B&R जितनी सड़कें बनाता है वो 6 क्रम से ऊपर, यानी 33 फुट से ज़्यादा ROW हो रास्ता हो तो बनाता है। 5 क्रम की, 4 क्रम की मार्केटिंग बोर्ड बनाता है। मार्केटिंग बोर्ड की थोड़ी सी समस्या है, थोड़ी उनमें सड़कें खराब हैं। लोकल बॉडी शहरों के अंदर सड़क बनाता है, HSIDC सड़क बनाते हैं, और हुड्डा डिपार्टमेंट जो आजकल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है वो सड़कें बनाता है। उनकी टूटी हुई सड़कों को भी लोग, आम आदमी ये मान लेता है कि PWD B&R की सड़कें। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें 6 क्रम से ऊपर की जो बनाई हुई है वो सारी की सारी PWD डिपार्टमेंट को दी। तकरीबन वो 3000 किलोमीटर सड़कें हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि PWD में आई उनको जल्दी ठीक करेंगे। PWD की 99% सड़कें ठीक हैं, लेकिन आम आदमी सभी PWD की सड़कें मान लेता है। ये तो एक गंभीर मसला है सर, इसलिए गंभीर मसला है कि आप जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, उनको इतना बाइफर्केशन नहीं पता है कि NHI क्या है ना, ये सड़कें इतनी फीट वाली किसके पास, उसको तो सीधा सीधा ये समझ में आता है ये सड़क है और ये PWD डिपार्टमेंट है। इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है? यही कहना चाहूंगा, इस नवंबर के अंत तक सारी सड़कें रिपेयर हो जाएंगी। जी, क्योंकि वो सड़कें चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सरकार तो एक ही है। जी, सरकार भाजपा की है और हमारा दिल्ली वाली हालत तो है नहीं आपके यहाँ के MCD उधर, दिल्ली सरकार उधर। मैं जनता को भी, आपको भी, भाई सतपाल सांगवान को बताना चाहता हूँ कि नवंबर के अंत तक तकरीबन सड़कें ठीक हो जाएंगी। जितने गड्ढे उन गड्ढों को हम भर रहे हैं। जी, और एक सवाल ये भी है, लोग कहते हैं कि जरूर मंत्री जी के जहन में लाइएगा, और ये मुझे लगता है आपके प्रशंसक होंगे या आपके सपोर्टर होंगे, कह रहे हैं कि BJP के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक शिकायत है हमारी, और शिकायत ये है कि जिस ईमानदारी और पारदर्शिता की बात सरकार करती है उसे नीचे तक दिखाना चाहिए। और मंत्री जी की संज्ञान में ये सवाल जरूर लाइएगा कि जो सड़कें बनती हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, सामग्री अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है, जो हमारी जानकारी में आता है, और मैं पहला मंत्री हूं
जिसने टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त किया है, क्योंकि राजनीतिक आदमी मिनिस्टर बनता है, वो टेक्निकल आदमी नहीं होता। किसी भी सरकार में किसी ने टेक्निकल आदमी नियुक्त नहीं किया। हमने सड़कों की गुणवत्ता के लिए कि ये मिनिस्टर नहीं जान सकता, तो एक टेक्निकल आदमी पहली बार टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त हुआ है। जहाँ जहाँ शिकायतें मिलती हैं वहाँ हम उनको भेजते हैं और उसको दुरुस्त करवाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब जगह दिक्कत नहीं आती, दिक्कतें आती हैं, लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन उनको समय अनुसार उनका निवारण हम करते हैं। जी, आता हूँ सेकंड राउंड में आपके पास। नायब सैनी जी, एक महकमा आपके पास है और एक महकमा विपुल गोयल जी के पास है। आप लेबर एक्ट जो है जितना ज़्यादा बताएंगे इंडस्ट्री लगवाने में, उतनी ज़्यादा दिक्कत विपुल गोयल जी को आएगी। आपका ताल्लुक वहाँ के कर्मचारियों से, इनका ताल्लुक वहाँ के मालिकों से। बहरहाल दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन ये रोजगार का मसला आपको पता है सर पॉलिटिकली कितना इम्पोर्टेंट और वाइब्रेंट है। चाहे वो आप देख लीजिए, आपके जो सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस पे कितना तवज्जो देते हैं। आपकी मिनिस्ट्री के साथ एम्प्लॉयमेंट भी लिखा हुआ है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लोग सवाल करेंगे कि रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, एक तो लेबर के अंदर हमने सबसे पहले तो आकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और केंद्र के अंदर भी हमारे श्रम मंत्री हैं, जो लेबर लॉज के अंदर जो 18 श्रम कानून थे उनको समाप्त किया है और सरलीकरण किया है, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को या श्रमिक को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दूसरा, जो आपने रोजगार की बात कही है, हमने अलग से भी अपने विभाग के अंदर स्किल सेंटर चला रखे हैं और किस प्रकार का स्किल युवा चाहिए, उसके माध्यम से हम उन युवाओं को स्किल करके वो इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड्स आती है उसके हिसाब से उनको वहाँ पर भेजते हैं। और हम उनका वेजेस का भी ध्यान रखते हैं भी कहीं किसी श्रमिक के साथ कोई अन्याय ना हो। उसके साथ साथ हम जब ये ध्यान रखते हैं तो श्रमिकों के जो कार्य करते हैं वहाँ पर उनकी जो सुविधा है, चाहे महिला श्रमिक वहाँ पर किसी इंडस्ट्री के अंदर लगी हुई है, उसके लिए भी हमने अलग अभी एक अपना एक एक्ट बनाया है कि उसके अंदर महिलाएं भी इंडस्ट्री के अंदर रात के समय के अंदर भी कार्य कर सकें और उनको उसका लाभ मिले, और उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी वो सारा का सारा इंडस्ट्रियलिस्ट और उसकी जो सारी सुरक्षा है कि वो कैसे रहे, उसका भी पूरा उसके अंदर ध्यान रखा गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके कोई ऐसी स्कीम, क्योंकि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है सर, ये कड़वी सच्चाई है। और जब भी आप नौकरी की बात करेंगे तो आम लोग यही समझते हैं कि सरकारी नौकरी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी नौकरियां हैं। और हरियाणा, चूंकि आधा हरियाणा तो एनसीआर है सर, दिल्ली के करीब है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इस इलाके में छोटी बड़ी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। क्या सरकार ने कभी इस दिशा में सोचा कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई रोल सरकार अदा कर सके? बिल्कुल, उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार मेलों का आयोजन किया है और अलग अलग जिला के अंदर रोजगार मेले लगते हैं। वहाँ पर युवाओं को जो स्किल युवा है, किसी ने ITI किया है, पॉलिटेक्निकल किया है, डिप्लोमा किया है या BTech किया है, ऐसे सब युवा वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम उनको बुला करके वहाँ पर रोजगार मेलों के माध्यम से भी उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि ज़्यादा युवा उसके अंदर आ सके। ये हमारी सोच है और इसके लिए ये मेरे ख्याल जितना प्रयास अब की बार इस सरकार के अंदर, मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ये प्रयास किया गया, पूर्व की समय में मेरे ख्याल से इतना प्रयास नहीं किया गया जितने रोजगार मेले अब लगे हैं। और उसके माध्यम से युवाओं को बड़ा लाभ मिला कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर जहाँ इंडस्ट्री नहीं है और वहाँ पर रोजगार मेले के माध्यम से उन युवाओं को भी अवसर मिलता है जो उससे वंचित रह जाते हैं, क्या उनको रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो युवा भी जो अच्छा युवा है, जो स्किल युवा है, कि उसको भी आगे बढ़ने का अवसर इनके माध्यम से मिलता है। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सरकारी नौकरियां तो कितनी हैं। सरकारी नौकरियों पर प्रदेश को निर्भर नहीं करा जा सकता, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो रोजगार का सृजन, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तभी युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। तो मैंने पहले भी कहा, हमारे पास तो डेटाज के साथ है, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी विपक्षी साथी भी आकर देख सकता है कि आज तक टिल डेट 20,094
टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं जिनके तहत 3.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 14 लाख लोगों को उनमें नौकरी लगेगी, जिन लोगों ने हमसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तहत एनओसीज मांगी, यानी वो लोग इंडस्ट्री लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी बात कि जैसा अभी नायब सैनी जी ने बताया कि उन लोगों को फैसिलिटेट करने का कि जो युवा हैं उन जॉब तक आ सकें, उसके लिए हमारे पास ITI डिपार्टमेंट है। ITI डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज जो आज है, हमारी सरकार ने स्किल गैप स्टडी कराकर नए कोर्सेज जो आज के परिवेश में इंडस्ट्री को चाहिए उन कोर्सेज को लागू किया है। साथ साथ ITIs में साल में 2 बार रोजगार मेले लगते हैं। खुद नायब सैनी जी जगह जगह जाके श्रम विभाग के तहत रोजगार मेले लगाते हैं। मैं खुद रोजगार मेले लगाता हूं। मैं 50,000 से ज़्यादा नौकरियां उन रोजगार मेलों में दे चुका हूं, और जो ITI से रोजगार मेले लग के नौकरियां मिली हैं वो अलग है। उसके अलावा अपने प्रदेश के लोगों को हुनरमंद दक्ष बनाने के लिए हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आज इस साल का हमारा टारगेट 2,69,000 लोगों को स्किल करने का है, जो कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से एक बहुत बड़ा टारगेट है। और उसके तहत उनको स्किल करने का स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई। उसके तहत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज से MOU करके उन लोगों को स्किल करने का काम किया। अगर इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक वो लोग उनके साथ पार्टनरशिप में स्किल होंगे तो उन्हें नौकरी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर ही नौकरी मिलेगी। तो ये बहुत और हमने यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन को भी ऊपर उठाकर, जैसे बंचारी के नगाड़े आप हर जगह देखते होंगे, हमारा लोक संपर्क विभाग भी चलाता है, हमने उनको भी मॉडर्नाइज करके दक्ष करके स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के तहत तैयार करके उनको सुनिश्चित किया है कि देश के अंदर नहीं विदेश में भी हम आप लोगों को कल्चर को भी हम फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे और उन्हें नौकरी भी देंगे। ऐसे अनेकों योजनाएं कि हमारे अप्रेंटिस, देखिए अप्रेंटिस के अंदर 15,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी हो, सरकारी विभाग। ये सही है, क्योंकि ये सरकार को भी और आम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, और सरकारी नौकरी की एक अपनी लिमिटेशंस है। और रोजगार और नौकरी, आप भी जब अपोजिशन में तब अब जो अपोजिशन में है वो, लेकिन पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, और सरकार जो आती है उसका भी एक दायित्व है कि आपको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, उसके माध्यम से भी जो बैंकों को टारगेट दिया गया है कि इतने युवाओं को रोजगार खड़ा करवाना है, उसके लिए भी बहुत सारे युवाओं को हमने उसके माध्यम से देश के अंदर, देश की जो फिगर है वो 11 करोड़ युवाओं को हमने रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना से लोन दिलवा करके उनको पैरों पे खड़ा पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोगों को सक्षम के तहत आपने देखा होगा कि मिनिमम एम्प्लॉयमेंट देने का काम सरकार कर रही है कि उतना तो उनको 100 घंटे का काम तो मिलेगा ही मिलेगा। सक्षम के तहत हम अपने डिपार्टमेंट में समायोजित कर रहे हैं, जगह जगह रोजगार मेले लगाकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को नौकरी दिला रहे हैं। तो इसलिए सरकार का मेन फोकस है, आज इंडस्ट्री है, आज हम इतने इंसेंटिव्स देते हैं, हमें कोई GST का तो वो नहीं है कि GST हमारे प्रदेश को मिलेगा, GST तो वहाँ मिलेगा जहाँ कंज्यूम होगा, लेकिन फिर भी हमने किसी भी इंसेंटिव में कोई कटौती नहीं की और इंसेंटिव्स को बढ़ाने का काम किया है, फैसिलिटेट करने का काम किया है कि आइए और रोजगार लगाइए। हमारा फोकस सिर्फ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, इससे ज़्यादा। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा, और कई दफ़ा लोग कहते हैं कि अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ कि नई इंडस्ट्रीज कितनी बनी है और उस पर क्या हुआ बताएंगे तो शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। बनवारी लाल जी, आपके लिए एक सवाल ये है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंडिपेंडेंट चार्ज है आपके पास, रिन्यूएबल एनर्जी है अटैच्ड विद चीफ मिनिस्टर। एक सवाल है और दर्शक ये सवाल करते हैं कि ये रेवाड़ी से कर रहे हैं, कहते हैं कि बेशक सरकार ये कहती है कि भूजल संरक्षण को लेकर के कई काम ये सरकार कर रही है, लेकिन आपको भी पता है कि रेवाड़ी से लेकर भिवानी तक डार्क जोन में आता है, वाटर लेवल काफ़ी नीचे पहुंच चुका है। आपके कार्यक्रम में जब इस डिपार्टमेंट के कंसर्न मंत्री आए, यानी सरकार से पूछिए, हम जानना चाहते हैं कि हमारे इस समस्या के बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है। ये आपको पता है कि हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का एरिया है वो डार्क जोन है, तो उसके लिए हमने जो कनाल बेस स्कीम इसीलिए लागू की है कि वहाँ पानी का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, और जो हमने पूरे हरियाणा में वाटर, और आपको पता भी है कि आपके उस पूरे इलाके में दक्षिण हरियाणा में ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। नहीं, वो हमने दक्षिणी हरियाणा में अब काफ़ी काम कर रहे हैं। हम नाबार्ड से भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए नाबार्ड से लोन लेके दक्षिणी हरियाणा के एरिया में सारे 125 करोड़ तो हमने सतनाली में और 114 करोड़ अटेली में और
बावल में भी लगभग 350 करोड़ रुपए का काम चल रहा है और 283 करोड़ रुपए का हमने फिरोजपुर झिरका में और 185 करोड़ रुपए का पलवल में रेन्यूअल स्कीम के तहत हम काम कर रहे हैं। और जो ये वाटर कंजर्वेशन का जो आप बता रहे हैं, तो इसके लिए हमने सभी जगह टूटी लगाओ जल बचाओ का एक अभियान चला रखा है। दूसरा, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई कहीं टूटी खुली है तो उसको बंद करें। वाटर टैंक वो तो ठीक है सर। रेवाड़ी वाले इलाके में है ना, डार्क जोन का जो इलाका है, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। मैं जब भी चुनाव में, आप तो मुझसे ज़्यादा ही रहते होंगे, तो ये चुनावी मुद्दा होता है। उस पर कोई ठोस कार्यक्रम बन रहा है और उसके कोई रिजल्ट आ रहे हैं क्या? यही वाटर कंजर्वेशन का तो यही है भाई, हम पानी बचाएं, कैसे बचाएं जी। एक तो कोई इम्प्रूवमेंट है उस इलाके में? नहीं, इम्प्रूवमेंट है। लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई जो वेस्टेज है पानी का वो कम करें, क्योंकि देखो आबादी जिस ढंग से बढ़ रही है और जो लाइफस्टाइल जिस तरह से बढ़ रहा है कि पानी की जो कंजम्पशन है पहले से ज़्यादा लोग करते हैं, तो पानी तो बढ़ नहीं रहा, आबादी और कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो हमें पानी को बचाना पड़ेगा। उसके लिए हम अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं जगह जगह, और हमारे लोगों को नाटक के जरिए जो हमारा BRCs हैं वो भी जाके लोगों को बताते हैं कि पानी की क्या अहमियत है। चलिए, एक सवाल आपके लिए आया हुआ है। गांव मोडपुर में 6 एकड़ में बना बड़ा क्या है बूस्टर बनकर तैयार है। लोग जानना चाहते हैं आपसे, चालू कब होगा सर? नहीं, वो गलत है, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बीच में छोड़कर चला गया। अब उसके दोबारा से टेंडर हुए हैं और वो जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आप जो सवाल, हमारा मकसद ये है, ये कोई डिबेट शो नहीं है, बल्कि सरकार से रिपोर्ट लेना, और जो आपके जहन में सवाल हैं या जो आपकी समस्याएं हैं, नॉन पॉलिटिकल, मैंने शुरू में भी कहा था, आप वो कीजिए और हम कोशिश करेंगे आपके जितने सवाल आए उनके जवाब आपको आपके मंत्री से मिल सके, उस कंसर्न मंत्री से उनसे मिल सके। एक दूसरा सवाल और है बनवारी लाल जी आपके लिए, बावल में योगा केंद्र चालू क्यों नहीं हो रहा है सर? क्या योगा केंद्र चालू क्यों नहीं हो रहा है? ये आपके बावल से कोई सवाल है जिसमें लिखा है, ये बनवारी लाल जी से ही पूछिए। नहीं, योगा के अंदर वैसे तो हमारे जो व्यायामशालाएं बनाई हैं, अभी 9 व्यायामशालाएं हमारे हल्के में बनी हैं, उनमें ये सब योगा कार्यक्रम चलते रहते हैं। जी चलिए ठीक है, जो सवाल कर रहे होंगे समझ रहे होंगे। नरवीर जी आपके लिए सवाल है, वन विभाग में नई तबादला नीति कब लागू होगी? कल सुबह 10 बजे। ये ब्रेकिंग न्यूज है, मतलब 25 तारीख, हाँ मतलब तारीख भी बता दो। 25 अक्टूबर 2018 सुबह 10 बजे ये नई जी वन विभाग में नई तबादला नीति लागू हो जाएगी जी। एक दूसरा सवाल है आपके लिए, नूह से फिरोजपुर सिरका की रोड 4 लेन कब होगी? ये अभिषेक आर्य हैं जो पूछना चाहते हैं, और ब्रैकेट में ये भी लिखते हैं कि नरवीर जी को बता दीजिएगा, पिछली बार वोट मैंने बीजेपी को ही दिया था। नहीं, हमने वो ये गुड़गांवा से नेशनल हाईवे अलवर जा रहा है और इसको गुड़गांवा से सोलना तक 4 लाइन इसके टेंडर हो गए। काम हम इस पहले नवरात्रे को शुरू करके आया हूँ। बादशाहपुर तक एलिवेटेड है, उसके बाद 6 फ्लाईओवर है, सोलना तक है। नेक्स्ट फेज में सोलना से नूह तक ये 4 लाइन पहले ही, लेकिन इसको 6 लाइन बना रहे हैं। अगला जो फेज आएगा उसमें मैं कह सकता हूँ कि नूह से और हमारे बॉर्डर अलवर तक, रामगढ़ तक, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बनेगा। चलिए बहुत शुक्रिया है। ये मैं इसमें बीच में जिरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पब्लिक और मंत्री के बीच में मैं नहीं आना चाहता हूँ। और एक और सवाल है, ये लिखते हैं कि जींद रोहतक मार्ग सालों से अधूरा पड़ा है। अभी हम नरवीर जी को कहते सुन रहे थे कि सब मामला चकाचक है, उनसे निवेदन कीजिए हमारा वाला भी चकाचक कर दें। वो भी नेशनल हाईवे का था और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में दिक्कत हुई, वो छोड़ के चला गया। अब हमने कोशिश करी है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि नवंबर के अंत तक ये रोड भी शुरू हो जाएगा। एक और सवाल है, अमित गोयल हैं, ये गुरुग्राम से ही लिखते हैं, दक्षिण हरियाणा आप पर नजर लगाए है। ये भी आप ही को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है क्या? बहरहाल, दक्षिण हरियाणा आप पर नजर लगाए है विकास के लिए, उम्मीद पर खरे उतरेंगे ना?
कोशिश ये करूंगा। देखिए सर, जैसे लिखा है मैं वैसे ही पढ़ दे रहा हूँ। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो लोगों ने हमें बनाया है, भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और जिस उम्मीद से बनाई उस उम्मीदों पर हम पूरा उतर सकें। जी, और एक आखिरी सवाल है, फिर मैं जरा जो हमारे दूसरे मंत्री हैं उनके पास पहुंचूं। ये लगातार आ रहे हैं, जो आते जाएंगे मैं पूछता जाऊंगा सर। आज बीच में आपके और पब्लिक के मैं कहीं नहीं हूं। वो कहते हैं कि सर अपना ना सही गोद ही लिया है, जिस गांव को गोद लिया था सर उसका भी हाल चाल कभी कभी पूछ लिया करो, थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने गोद लिया है जी, कांकरोला गांव है, हमने वो गोद लिया है और 7-8 दिन पहले मैं होके आया हूँ। उसमें दिक्कत क्या थी कि हमारी एक स्कीम आई हरियाणा में कि 10,000 से ऊपर की आबादी पर हम सीवर डाल सकते हैं। उसकी आबादी 4-4,500 थी। पहली मांग थी गांव में कि हमारे यहाँ सीवर डाला जाए। सरकार के तौर पर डाल नहीं सकते, लेकिन वो IMT के बहुत नज़दीक है। हमने वहाँ एक नई गुड़गांव में यूनिवर्सिटी खोली, जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी के नाम से, वो उसी गांव में खोली है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वहाँ बिल्डिंग बनने लग रही, क्लासें चालू होगी गुड़गांव के अंदर। तो वहाँ मैंने मारुति वालों से कह के, मारुति ने कहा है कि, और मारुति ने काम शुरू कर दिया। 4 महीने पूरा गांव खुदा हुआ है और पूरे गांव में सीवर डल रहा है। जब सीवर डालते तो मैंने इसलिए विकास के काम नहीं कराए, गलियां नालियां बनवाऊंगा तो वो फिर टूटेंगी कि सरकार का पैसा व्यर्थ जाएगा। सारे गांव को पता है और सारा गांव खुश है और उसमें अब इस साल के अंत तक उसमें सीवर डल जाएगा, फिर उसमें गलियां और ये वाटर सप्लाई का सारा काम पूरा होगा। चलिए विपुल गोयल जी आप पे आता हूँ। आपके लिए एक सवाल है और सवाल बड़े गंभीर व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम मत बताइएगा लेकिन ये सवाल जरूर कीजिएगा। पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में कई बार ये होता है, विपुल गोयल जी को भी पता है, वो खुद भी जुड़े हैं, हम यहाँ से रेवेन्यू बहुत देते हैं इंडस्ट्रीज के माध्यम से हमारे लिए, और हम अपने घर के लिए नहीं अपनी फैक्ट्रीज की सहूलियतों की बात करते हैं। पानी के लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है, बिजली के लिए कहीं और कई बार जाना पड़ता है। क्या ये संभव नहीं है कि विपुल गोयल जी के शरण में हम आ जाएं और हमारी सारी समस्याएं उनके ही दरवाजे पे शुरू होकर वहीं खत्म हो जाए? देखिए, और ये लिखते हैं कि तब इंडस्ट्री सही मायने में डेवलप कर पाएगी। देखिए, मुझे नहीं पता किसने, आपने नाम भी नहीं बताया, लेकिन मैं पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया की बात करना चाहता हूँ। वहाँ पर कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं। अभी पीछे हमने 30 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, जो पुराना डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया था, उसकी सड़कें और सीवर खराब सारे दुरुस्त कराने के लिए 30 करोड़ रुपए हमने सेंक्शन किए, वो वहाँ पर लग चुके हैं। 27.5 करोड़ रुपए का एक और के लिए टेंडर हो चुका है, वो हमने कर दिया। पूरे प्रदेश के अंदर 600 करोड़ रुपए पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को रिवैम्प करने के लिए अलॉट किए हैं। तो उसमें पानीपत भी आता है और पानीपत के 2 पुराने इंडस्ट्रियल एरिया और नया इंडस्ट्रियल एरिया जो कि HSIDC का है, वो ऑलरेडी पूरा डेवलप है। पानीपत की जो भी समस्याएं हैं, जो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, सबका हमारी और ध्यान है, उन पर रेगुलर काम चालू है। एक सवाल है आपके लिए विपुल जी, और ये जो है, ये कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिन लोगों ने फिर कहा कि आप हमारा तो नाम ले लो लेकिन हमारी कंपनी का नाम मत लेना। विपुल गोयल जी से ये पूछना कि हम गुड़गांव जाते हैं अपने ऑफिस और वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि ऑफिस से निकलने के बाद सिर्फ गुड़गांव में अगर हम घर में रहें, हम रहते हैं दिल्ली में ये कह रहे हैं, तो हमें 3-3 घंटे लग जाते हैं। क्या एक सरकार में मंत्रालय से ऊपर उठ करके क्या कोई ऐसी भी, अब तो आप लोग नए नए काम, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कि इन इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या ऐसी सोच डेवलप हो सकती है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेवारी या अधिकारी इंडस्ट्री मिनिस्टर के अधीन हो, ताकि वहां कर्मचारी, मालिक, जितने लोग हैं, उनकी सहूलियतें एक जगह पे या उनकी शिकायतें एक जगह से दूर हो सके? देखिए, गुड़गांव एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मेरे बड़े भाई राव नरवीर सिंह जो PWD मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ से आते हैं। गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए पिछले 3 साल के अंदर जितना काम हुआ है, मुझे लगता है कि किसी शहर के अंदर इतना नहीं होगा, क्योंकि वह ज़रूरत ज़्यादा थी। सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए के फ्लाईओवर्स और वहाँ पर इंडस्ट्री वो रोड्स बनाई गई हैं और रेगुलर काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर हीरो होंडा चौक की बात ले लो। ठीक है सर, वो मैं समझ रहा हूँ कि आप राव नरवीर साहब, सवाल उनका बड़ा सही है और मुझे लगता है इस पे सोचना भी चाहिए सरकारों को कि मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा है और गुड़गांव तो हब है प्राइवेट सेक्टर्स में, आप सॉफ्टवेयर और तमाम तरह की चीज़ें
हाईली पेड स्टाफ, इंजीनियर सब लोग हैं, क्या एक कोई ऐसी व्यवस्था कभी बन सकती है कि उस तरह की जो एरियाज हैं वो किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए? नहीं, देखिए उसको हमने उस प्रॉब्लम हालांकि को कम मुश्किल करने, काम है ये। नहीं ये एक थोड़ा टिपिकल सा बात है उनका सोचना, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए हम लोगों ने मानेसर के अंदर 100 एकड़ जगह भी अलॉट की है, जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया को डेवलप किया जाएगा। होम टू वर्क, हाउस टू वर्क जो एरिया, जो अपना कम्यूटिंग है वो बच जाए, लोग वहीं पर ही रहें और वहाँ पर अपने इंडस्ट्रीज़ में वॉकिंग डिस्टेंस पर इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ जाकर काम कर सकें। 100 एकड़ एरिया इस तरीके से किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुरुस्ती के लिए जो खेड़की दोला जो टोल है उसको भी हमने आगे पचगांव में ले जाने का काम किया है, जो कि वो 3-3 घंटे वाली बात है, उस हर्डल से बच जाए। वो भी जल्दी ही हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। उस टोल को खेड़की दोला से हटाकर पचगांव की ओर ले जाएंगे। और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर जितनी अफोर्डेबल सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के प्लॉट और रेगुलर जो अपने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्लॉट है वो HSIDC ऑक्शन करने जा रही है और उन लोगों को देने जा रही है। फरीदाबाद से लोग लिखते हैं आपके लिए विपुल गोयल जी, हालांकि वो 2-3 तरह के सवाल भेज रहे थे, जिसमें से 2 तो इस कार्यक्रम में मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस कार्यक्रम का मूड और माहौल थोड़ा अलग है। जब मैं ये बोलता हूँ तो आप ये हल्के हल्के मुस्कुराने क्यों लगते हैं? फरीदाबाद के लोग कहते हैं कि नजरे इनायत जो गुड़गांव के साथ रहता है, पिछली सरकारों का भी, ये सरकार भी, फरीदाबाद भी दिल्ली के उतने ही करीब है, क्यों नहीं गुड़गांव को इंडस्ट्रियल तौर पर उस तरीके से तरजीह जो गुड़गांव को मिलता है वो फरीदाबाद को देते हैं? नहीं, देखिए मैं पिछले 25 साल से कंपैरिजन फरीदाबाद का अगर मैं करूं तो इन 4 सालों में जो फरीदाबाद में काम हुआ है, टोटल मिला के उन 25 सालों के अंदर फरीदाबाद के अंदर काम नहीं हुआ। चाहे नेशनल हाईवे की बात कर लो, चाहे ब्रिजेस की बात कर लो, चाहे जो हमारा बाईपास है उसको नेशनल हाईवे में मर्ज करने की बात कर लो, इंटरनल डेवलपमेंट की बात कर लो। मैं तो एक छोटी सी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ जो 5 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर की है, उसी के अंदर ही 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम वहाँ पर जो हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, जिनमें चल रहा है। और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फरीदाबाद के अंदर पूरा डेवलपमेंट, IMT उसको बसाने का काम, जिसके अंदर मैंने कहा ना कि पिछले बहुत सालों से IMT तो बस गया था, उसके अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ लोगों की इंतज़ार की जा रही थी कि कोई मुनाफा दे और प्लॉट अलॉट करें। हमने पहली बार उसके अंदर सभी प्लॉटों को ऑक्शन में रखा और आज तक हम 85% प्लॉटों का आवंटन जारी है, वो कर चुके हैं। और 15% जो प्लॉट है उनका भी आवंटन कर देंगे। उसमें बड़ी छोटी हर तरीके की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ रही हैं। अमूल ने वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट लगाया है और ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी आ रही हैं। स्टड्स एक बड़ा मेगा प्लांट वहाँ पर लगाने जा रहा है हेलमेट्स का। तो काफ़ी कंपनियाँ उसके अंदर आ रही हैं और कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद को काफ़ी बड़ा माइलेज हम लोगों ने दिया है। एक आखिरी सवाल जो दर्शकों की तरफ से है विपुल गोयल जी आपके लिए, वो ये कि सरकार या पार्टीज तो ये कहती है हमने बहुत काम किया, इंडस्ट्री मिनिस्टर से ये ज़रूर पूछिएगा कि हरियाणा में पिछले 4 साल में निवेश अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा, और अगर इंडस्ट्रीज आई हैं तो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप बता सके। मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि हम लोग जो MOUs हुए 177 MOUs को धरातल पे लाने का काम किया है। जो हमारे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तहत 20,090 जो कॉमन एप्लीकेशन टोटल आई हैं जिन्होंने NOCs की डिमांड की है, वो उसके अंदर 3.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 14 लाख लोगों को रोजगार का काम है। और मैं देश के अंदर क्या, मैं फॉरेन कंपनीज की अक्सर लोग बात करते हैं तो मैं यहाँ लिस्ट देना चाहता हूँ। कैनपैक मेवात के अंदर, जिसका परसों मैं खुद स्वयं उद्घाटन करने जा रहा हूँ, बनकर तैयार होगी है। फ्यूजिकारा रेवाड़ी के अंदर, पैनासोनिक का एक्सपेंशन झज्जर के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, मदरसन ऑटो गुरुग्राम के अंदर, मुसाशी रेवाड़ी के अंदर, हुंडई गुरुग्राम के अंदर, डेंसो गुरुग्राम के अंदर, अमेजोन मेवात के अंदर, सैमसंग जिसने एक बहुत बड़ा अपना कॉल सेंटर वहाँ पर खोला वो भी गुड़गांव के तरह से अनेकों कंपनियाँ, अमूल फरीदाबाद के अंदर। तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने, मैं पर्टिकुलर नाम लेके अगर पूरी लिस्ट कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा। और उसके अलावा HSIDC ने जो आज तक 1119 प्लॉट हमने अलॉट कर दिए हैं और 700 प्लॉट अंडर प्रोसेस हैं, तो इनके अंदर भी इंडस्ट्रीज लगने जा रही हैं। एक बहुत बड़ी लकीर डेवलपमेंट की जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हरियाणा के अंदर खींची गई है। ये सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और सवाल लगातार आ रहे हैं। आप भी यहाँ पर लगातार ये 4 साल जो मनोहर सरकार है वो पूरे अभी किए हैं, यानी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, और ये लेखा जोखा है। आपके भी अगर कोई सवाल हो तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। नायब सैनी जी, 2-3 सवाल है बहुत संक्षेप में आपसे,
खटाखट में आप बता दीजिएगा, सक्षम युवा योजना में क्या 12वीं क्लास पास लोगों के लिए भी कुछ है? ये शिवम बत्रा कैथल से पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल है। जैसा मैंने बताया भी है कि हमने इसको फेसिस में लागू किया है। सबसे पहले हमने जो सक्षम युवा है, पोस्ट ग्रेजुएट को लिया, ग्रेजुएट को लिया, और उसके बाद +2 युवा इसके अंदर हम लेंगे। और उसके लिए हम कहीं पर भी 100 घंटे काम उसके लिए क्रिएट करते हैं, देखते हैं, और फिर उस युवा को वहाँ पर रजिस्टर करते हैं। और उसके लिए जो बेरोजगारी भत्ता है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट युवा है उसको 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 6000 रुपये हम उसको 100 घंटे काम के बदले एक सहयोग के रूप में, मानदेय के रूप में उसको देते हैं। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अगला सवाल है, बहुत संक्षेप में दीजिएगा, समय की कमी है, दूसरे सेशन के गेस्ट आ गए हैं। मजदूरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लंबा क्यों है? नहीं, देखिए उसके अंदर क्या इसे सरल किया जा सकता है? जो श्रमिक है उसका रजिस्ट्रेशन का पहले जो कुछ यूनियनें आ गई थी और उन यूनियनों के माध्यम से श्रमिकों का शोषण होता था। हमने आकर के उसको देखा, उसका सरलीकरण किया। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ग्राम सचिव है उसको ऑथराइज किया है, पटवारी को ऑथराइज किया है, कानूनगो को ऑथराइज किया है, और हमने अपने विभाग का अधिकारी है उसको ऑथराइज किया है, नगर पालिका का सेक्रेटरी उसको ऑथराइज किया है, जो PWD का जेई है उसको ऑथराइज किया है, और मंडी बोर्ड का जेई है उसको ऑथराइज किया है। एक उसका सरलीकरण किया है। और जो तथाकथित यूनियन बनी हुई थी उन सबको हमने समाप्त किया है। जो 7 ट्रेड यूनियन है उनके हमने जो ऑथराइज पर्सन है स्टेट्स के अंदर, उसका अध्यक्ष है या जनरल सेक्रेटरी है, उनको ऑथराइज किया, बाकी सभी को समाप्त किया। व्यक्ति कहीं पर भी जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और उसके लिए मैं और भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों जो लेबर चौक्स थे या कंस्ट्रक्शन साइट थी, उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहे थे, ऐसे सब स्थानों के ऊपर हमारे स्वयं अधिकारी जा करके वहां उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। और 10 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा क्योंकि ये समय खत्म हो गया है। सक्षम, क्योंकि ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 8 लोगों ने पूछा है, सक्षम योजना में एज लिमिट क्या 35 से कम कर सकती है सरकार? देखिए, ये पीछे से और इसके ऊपर जो एक्ट के अंदर प्रावधान है वो 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स तक व्यक्ति कोई अपना काम कर सकता है या कहीं नौकरी जो तलाश करता है नौकरी में लग सकता है। अगर उसके बाद क्योंकि उससे डिबार हो जाता है, बाहर हो जाता है, मतलब 35 तक तो कोशिश कर रहे हैं। अभी उसके ऊपर कोई विचार नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ओवर टू यू पूजा एंड अमित। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो मंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आप लोगों ने वक्त निकाला है और सवालों का सामना आपने किया है। इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है और बड़े बेबाक अंदाज में आप सभी लोगों ने सवालों का जवाब दिया है। जाहिर सी बात है, और जनता चाहती भी है ये साहब कि आपने जो वादे किए थे उन वादों पर आप कितना खरा उतर पाए हैं। बिल्कुल। और अब हम गुजारिश करना चाहेंगे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी और दीपक अरोड़ा जी से कि वो मंच पर आएँ। सर प्लीज़। हिमांशु द्विवेदी जी और दीपक अरोड़ा जी, आप प्लीज़ मंच पर आएँ। और चलिए, अब सिलसिला शुरू हुआ हमारे मेहमानों को सम्मानित करने का। तो मंच पर हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है विपुल गोयल जी, रणबीर सिंह जी, बनवारी लाल जी, नायब सिंह सैनी जी। गुजारिश मेरी आप तीनों से ही कि आप उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी को सम्मानित करें। चूँकि आपने वक्त दिया, आपके पास फिर से हम आभार व्यक्त करते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।